वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। एमसीक्यू क्वेश्चंस जो हम एससीएस डेली क्विज के लगातार देख रहे हैं उसमें आज 22 मार्च के क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न देखेंगे कि नरसिंह वर्मन प्रथम, जिन्हें मामल्ल के नाम से भी जाना जाता है, किस राजवंश के शासक थे। ठीक है, तो नरसिंह वर्मन प्रथम जो थे ये रूलर थे पल्लव डायनेस्टी के, जो हमारे साउदर्न इंडिया की डायनेस्टीज़ रहीं। तो पल्लव डायनेस्टी ने यहाँ पे रूल किया। ठीक है, जिसकी पल्लव डायनेस्टी की कैपिटल कहाँ पे थी, कांचीपुरम में। ठीक है, और अगर फाउंडर की बात करें पल्लव डायनेस्टी के तो ये कौन था, तो इसका नाम था सिम्हा विष्णु। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। तो ए ऑप्शन को चूज करेंगे, सॉरी सी को। चलिए, पादप के निम्नलिखित भागों में से कौन सा भाग धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन दर्शाता है। ठीक है, तो वैसे डिटेल में इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा बताते हैं आपको। पॉजिटिव ग्रेविट्रोपिज्म क्या होता है कि जैसे ग्रेविटी की डायरेक्शन क्या है, अगर अर्थ पे देखेंगे तो डाउनवर्ड से है ना, नीचे की दिशा में आपको कुछ लगता हुआ ऐसा दिखता है। ठीक, तो प्लांट्स में अगर हम देखेंगे तो जो है, अब इन दिए हुए ऑप्शंस में क्या है, जो हमारा स्टेम होता है यानी तना, ठीक, और रूट, इन दोनों में ही जो हमारा गुरुत्वाकर्षण है वो क्या होता है, पॉजिटिव ग्रेविट्रोपिज्म में दोनों में देखने को मिलता है। क्योंकि इनमें क्या है, ये नीचे की साइड में इनका जो गुरुत्वाकर्षण बल एक तरीके से लग रहा है, तो इनका एक्सपेंशन जो है यहाँ पे जैसे जड़ का हम देखेंगे तो नीचे की साइड क्या होता है, इनका एक्सपेंशन होता है ना, धीरे धीरे ये बढ़ते जाते हैं। तो कुछ इसी टर्म से रिलेटेड ये प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था। तो सिर्फ ये ध्यान रखिएगा कि इसमें से कौन दर्शाता है पॉजिटिव ग्रेविट्रोपिज्म, तो ये रूट्स यानी कि जड़, ऑप्शन बी को चुनेंगे। अगला है कि निम्न में से कौन भारत में एक संवैधानिक पद नहीं है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट वो होती हैं जिनका कि हमें उल्लेख किसी न किसी अनुच्छेद या भाग में मिलता है। ठीक, तो यहाँ पे देखेंगे तो सीएजी का हमको मेंशन मिलता है, कहाँ पे मिलता है ना, अनुच्छेद जैसे 148 में मिलता है। ठीक, फिर है जैसे अटॉर्नी जनरल है तो अनुच्छेद 76 मिल जाते हैं। ठीक है, फिर है राज्य में महाधिवक्ता, तो ये हमारा स्टेट वाला पार्ट 6 जो है यहाँ पे मिल जाता है। सॉलिसिटर जनरल जो है, ऐसा भाग हमारे संविधान में नहीं है। ठीक है, तो ए ऑप्शन को हम चुनेंगे। निम्न में से किसने 1858 में झांसी के किले की घेराबंदी की थी। ठीक है, तो जो वर्तमान में फोर्ट ऑफ झांसी आप देखते हैं, तो यहाँ पे म्यूटिनी जो 1858 की क्रांति के समय, 1857 क्रांति के समय, तो 1858 में इसको जो है ये ह्यू ग्रोज है ना, इसके द्वारा इस किले की घेराबंदी की गई थी। ठीक, ऑप्शन सी को चुनेंगे। मध्यकालीन भारत में ब्रह्मदेव शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था। ठीक है, तो ब्रह्मदेव शब्द यहाँ पे हम यूज़ करते थे जो भूमि के उपहार यानी कि गिफ्ट्स ऑफ द लैंड, जो ऐसी भूमियाँ जो उपहार में दी जाती थी उनके लिए हम ब्रह्मदेव शब्द का प्रयोग यहाँ पे देखते थे मध्यकालीन भारत के दौरान, ऑप्शन ए। महासागरों के अध्ययन से जुड़ा संगठन जिसका नाम है दी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड मिशन ब्लू। ठीक है, तो इनके द्वारा जो भारत का अंडमान और निकोबार एवं लक्षद्वीप का जो द्वीप समूह है, इनको क्या नाम दिया गया है। ठीक है, तो जैसे देखते हैं आप भारत का मैप, तो इधर अंडमान निकोबार आपको मिलता है, फिर लक्षद्वीप मिलता है। ठीक है, तो इनको होप स्पॉट्स का नाम दिया गया है। ठीक है, किसके द्वारा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड मिशन ब्लू। ठीक है, होप स्पॉट्स क्या तात्पर्य है कि ये दोनों ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे जो है नई स्पेशीज़ तथा कुछ इस तरीके की जो मरीन चीज़ें हैं उनसे संबंधित काफ़ी जो नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो उपलब्ध हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है इसको चुनेंगे हम यहाँ से। अगला है मदिकेरी पर्वतीय स्थल निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। ठीक है, एक हिल स्टेशन है मदिकेरी। ठीक है, तो ये स्थित है कर्नाटक में, ऑप्शन सी। अगला है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम निम्न में से किस वर्ष में पारित किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो कॉलोनियल पीरियड में जैसे कई सारे हमारे समाज सुधारक रहे, राजा राम मोहन राय, ज्योतिबा फुले, ये सब लोग ना, तो उन्होंने इन सब चीज़ों के लिए काफ़ी प्रयत्न किए। तो उसी क्रम में देखेंगे तो हिंदू विडो रिमैरिज एक्ट पास किया गया 1856 में। ठीक, ऑप्शन डी। चलिए, अगला है कि मंडूक शब्दम निम्न में से किस नृत्य शैली का एक मूल तत्व है। ठीक है, तो मंडूक शब्द जो है ये हमारा कुचिपुड़ी डांस फॉर्म जो होता है
आंध्र प्रदेश के रीजन में, है ना। तो इस डांस से संबंधित ये मंडूक शब्द जो है ये एसोसिएटेड है। ऑप्शन डी को चुनेंगे हम। भारत के प्रसिद्ध स्मारकों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सही है, ठीक है। तो यहाँ देखिए फेमस मॉन्यूमेंट्स हैं और कहाँ पर स्थित है ये लिखा हुआ है। तो अगर हम देखें इसमें से करेक्ट कौन सा है, तो श्री हरमंदिर साहिब जो है ये पंजाब में है, ये कथन हमारा बिल्कुल ठीक है, सी ऑप्शन को चुन लेंगे। और बाकियों के बारे में अगर देखें तो लिंगराज टेम्पल कहाँ है, हमारा उड़ीसा में है, ठीक है। उनाकोटी केव टेम्पल ये मेघालय में नहीं है, त्रिपुरा में है, ठीक। गोल गुम्बज कहाँ है, कर्नाटक में है, ठीक है। तो इस तरीके से ये ठीक था, सी ऑप्शन इसमें जो है सुमेलित था। अगला है अंगूर में प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है, ठीक है। तो जो अंगूर का फल आप खाते हैं उसमें से हमारा क्या होता है, टार्टरिक एसिड होता है, ऑप्शन सी। नीलगिरी की टोडा जनजाति का एक सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार निम्न में से कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं हमारी पेनिनसुलर पार्ट में, तो यहाँ पे टोडा ट्राइब पाई जाती है, ठीक है। तो इनके टोडा ट्राइब के बीच में जो एक इनका सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है ये इसका नाम है मोधा वेटा, ऑप्शन डी। काली मिट्टी क्या उगाने के लिए आदर्श मानी जाती है, ठीक है। तो जो ब्लैक सॉइल होती है इधर ढक्कन ट्रैप में आप देखेंगे, है ना, इस पार्ले पार्ट में तो काफ़ी काली मिट्टी इधर प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो ये क्रॉप हमारी जो है इसमें सबसे अच्छे से होती है कॉटन, है ना, कपास की जो खेती होती है इस मिट्टी में सबसे उपयुक्त मानी जाती है। अब इनमें से क्या है जो भारतीय नागरिकों, एक सेकंड रुकिए थोड़ा, हाँ, भारतीय नागरिकों के लिए खाते का एक प्रकार है जिसके माध्यम से वो शेयर बाजार में सूचीबद्ध शेयरों का क्रय विक्रय कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे बैंक में आपके पास बैंक खाता होता है, ठीक है, जैसे सेविंग्स होता है, करेंट अकाउंट होता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से जो शेयर मार्केट है, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है ना, फिर जैसे और भी तमाम शहरों में, जैसे दिल्ली में है दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज, तो ऐसे शेयर मार्केट के अंतर्गत तो जो शेयर का क्रय विक्रय यानी कि खरीद फरोख्त होती है, तो इसको करने के लिए किसी इंडिविजुअल के पास, किसी भारतीय नागरिक के पास क्या होना चाहिए, किस प्रकार का खाता होना चाहिए। तो ऐसे ट्रांजैक्शंस करने के लिए डीमैट अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। डीमैट अकाउंट होगा तो उसी के अंतर्गत जो आप शेयर बाजार में शेयर की खरीद फरोख्त करते हैं उनका जो है वर्णन इसमें आपके डीमैट खाते में सब हिसाब लिखा होता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। भारत के प्रसिद्ध स्टेडियमों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है, ठीक है। सही नहीं है वाला प्लीज़ बड़े ध्यान से देखा करिए, बहुत बार गलत हो जाता है क्वेश्चन ऐसे, ठीक। तो ईडन गार्डन्स वेस्ट बंगाल में है, बिल्कुल ठीक है। मोटेरा स्टेडियम गुजरात में है। बाराबती स्टेडियम जो है ओडिशा में है। सब क्रिकेट से संबंधित स्टेडियम्स हैं ये। फिर है ब्रेबोन स्टेडियम हिमाचल प्रदेश में, लिखा है ये गलत है, ठीक है। वहाँ पे जो धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम है वो हिमाचल प्रदेश में है। ब्रेबोन स्टेडियम कहाँ है, ये मुंबई में है ना, महाराष्ट्र में। तो ये सुमेलित नहीं था। अगस्त 2021 तक की स्थिति के अनुसार दिल्ली नेशनल कैपिटल टेरिटरी जो है ना, तो इसके लिए लोकसभा की कितनी सीटें जो है आवंटित की गई हैं, ठीक है। तो जैसे हम उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ते हैं तो हमारे यहाँ पे क्या है, 80 लोकसभा की सीटें हैं टोटल, ठीक। तो दिल्ली में जो दिल्ली का जो क्षेत्र है वहाँ पे 7 सीटें हैं टोटल जो है। ऑप्शन बी को चुनेंगे हम। मुस्लिम लीग ने इनमें से किस तिथि को 1946 में सीधी कार्यवाही दिवस यानी कि डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में घोषित किया था, ठीक है। तो जो पार्टीशन की जो मांग चल रही थी इनकी, है ना, तो उसी के क्रम में यहाँ पे इन्होंने 16 अगस्त 1946 को जो है डायरेक्ट एक्शन डे मनाया था, जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा हिंसा हुई, बहुत सारे लोगों की इसमें जाने गई, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है हम इसको चुनेंगे। इस बाकी इवेंट को पूरा आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। अगला देखिए, भारतीय खाद्य निगम यानी कि जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में आप पढ़ते हैं, इसकी स्थापना निम्न में से किस वर्ष में की गई थी। और आगे लिखा है कि उसी वर्ष में देश को खाद्यान्न विशेष रूप से गेहूं की भारी कमी का सामना करना पड़ा था, ठीक है। तो यहाँ पे 1965 की बात हो रही है। 1965 में एफसीआई की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा, एफसीआई एक्ट 1964 के द्वारा, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे गेहूं की भारी कमी हुई थी क्योंकि उसी वर्ष जो है इंडिया पाकिस्तान वॉर भी हुआ था 1965 में, ठीक है। तो ये दोनों फैक्ट यहाँ से कवर कीजिएगा। ऑप्शन सी हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, इसमें से क्या है और उसके पास उसके आसपास की जलमग्न भूमियां ऐसे जल निकाय होते हैं जो प्रायः नदियों के समुद्र से मिलने के स्थानों पर पाए जाते हैं। कोई भी नदी मान लीजिए ऐसे आ रही है, समाप्त हो रही है किसी समुद्र के आसपास, तो यहाँ पे वो नदी आके एस्चुरी का निर्माण करती है ना, नदी के चौड़े मुहाने।
तो उसी के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ये क्या होता है कि ऐसी जलमग्न भूमियाँ होती हैं जो यहाँ पे नदी और समुद्र में जहाँ पे आके वो समाप्त हो रही है वहाँ पे बनते हैं। इसका एक बार डायग्राम जो है सर्च करके देख लीजिएगा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला है अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित सबसे पुरानी मस्जिद है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा क्या है कि एक मस्जिद है जो कि बनी है अजमेर में। ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। और अढ़ाई दिन का झोपड़ा इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि माना जाता है कि जो ये था मोहम्मद गोरी है ना, तो इसके ऑर्डर पर इस मतलब जो मीनार है, मॉस्क है, इसका निर्माण 2.5 दिन के अंतर्गत किया जाना था, है ना, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसका निर्माण कार्य करवाया गया। तो इसी वजह से इसका नाम जो है अढ़ाई दिन का झोपड़ा पड़ गया है, तो जो कि सबसे एक पुरानी मस्जिद मानी जाती है, ठीक। तो बी ऑप्शन हमारा जो है करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित नहीं है, ठीक है। वर्तमान में अगर हम गुजरात का स्टेट देखते हैं तो यहाँ पे लोथल, धौलावीरा और रंगपुर ये तीनों साइट्स हैं। आमरी जो है ये पाकिस्तान का जो सिंध प्रोविंस है वहाँ पे स्थित है। ये जो हमारी इंडस रिवर है उसके वेस्ट बैंक पे, ठीक है। तो ये हमारा गुजरात में नहीं है। ऑप्शन सी को चुनेंगे हम। अगला है कि पारसेक निम्न में से किसका मात्रक है, ठीक है। पारसेक जो है यूनिट है, इससे हम ये मापते हैं डिस्टेंस यानी कि लंबाई। चलिए, नोबेल पुरस्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो यहाँ पे देखिए कुछ लोगों के नाम लिखे हैं और उनको किस क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ मिला है वो लिखा है। तो कौन सा करेक्ट मैच नहीं है, तो चंद्रशेखर वेंकट रमन जो है इनको लिखा है कि चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल मिला, तो ये गलत है, इनको फिजिक्स में मिला था, ठीक। ऑप्शन सी को हम चुनेंगे, बाकी के सब पेयर ठीक हैं। जो सीवी रमन साहब थे इनको 1930 में ये फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ मिला। किसके लिए मिला था, तो इनका जो इन्होंने ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट का फिनोमिना खोजा था, जिसको कि इन्होंने रमन इफेक्ट नाम दिया था, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे इनको जो ये नोबेल प्राइज़ है इसको दिया गया। और जो है 28 फरवरी को जो है नेशनल साइंस डे भारत में मनाए जाते हैं, तो इसको इसी उपलक्ष्य में मनाते हैं कि डिस्कवरी ऑफ रमन इफेक्ट जो है उसी के लिए 28 फरवरी को प्रतिवर्ष नेशनल साइंस डे मनाया जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। भारत के राष्ट्रपति की एक वैधानिक शक्ति निम्नलिखित में से कौन सी है, ठीक है। तो भारत का जो राष्ट्रपति होता है तो उनके पास लेजिस्लेटिव पावर होती हैं, है ना, और स्टैट्यूटरी पावर्स हैं, फिर आपका जो है ये जुडिशियल पावर्स है ना। तो इसमें पूछा जा रहा है कि वैधानिक शक्ति इसमें से कौन सी है, ठीक है। तो प्रत्येक जो है आम चुनाव के उपरांत संसद के प्रथम सत्र को अधिवेशन, मतलब जो प्रथम सत्र बुलाया जाता है उसके अधिवेशन को संबोधित कर सकते हैं, ये उनका वैधानिक शक्ति के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है हम इसको चुनेंगे। जैसे यहाँ पे तीसरा ऑप्शन लिखा है कि वह किसी अपराध में सजा याफ्ता व्यक्ति को क्षमादान, दंड विराम, है ना, दंड विलंब, तो ये क्या है, उनका जो ये जुडिशियल वाला पावर था, है ना, न्यायिक शक्ति है, ठीक। तो इस तरीके से डिस्टिंक्शन वाइज हम समझेंगे। तो इसमें हम जब वैधानिक शक्ति देखेंगे तो बी ऑप्शन को चुनेंगे। अगला देखिए, शुंग राजवंश की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा की गई थी, ठीक है। तो शुंग डायनेस्टी का फाउंडेशन बेसिकली जो है मौर्यन डायनेस्टी का आखिरी रूलर था बृहद्रथ, ठीक है। तो उसकी हत्या करके यहाँ पे पुष्यमित्र शुंग जो है इसके द्वारा की गई थी, ठीक। तो ऑप्शन बी को चुनेंगे हम। अगला है, गुर्दे में उत्पन्न मूत्र निम्न में से किससे होकर मूत्राशय में पहुंचता है जहां इसे संचित किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे किडनी और जो यूरिन का हमारा जो एक्सक्रीशन है इसके पूरे पार्ट का फिगर आप एक बार सर्च करके देखें। और बेसिकली जो यूरिन है प्रोड्यूस होती है ना किडनी में, और पास होती है ये मूत्रवाहिनी यानी कि यूरेटर से, ठीक है, और ब्लैडर में जाकर के स्टोर होती है, ठीक। तो ऑप्शन बी फिलहाल करेक्ट है। सर्च करके इसको एक बार देख लीजिएगा प्लीज़। अगला देखें, नई लोकसभा निर्वाचित होने के उपरांत वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र हेतु निम्न में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए अभी 17वीं लोकसभा चल रही है, तो 17वीं लोकसभा जब चुनी गई है ना, तो 16वीं लोकसभा का जो आखिरी सेशन हुआ होगा तो उसके लिए क्या शब्द प्रयोग हुआ, तो उसको लेम डक सेशन बोलते हैं, ठीक है। जो आखिरी सेशन होता है लास्ट लोकसभा का, उसके लिए यूज़ करते हैं इस टर्म को, तो इसको ध्यान रखिएगा।
ऐसा क्यों यूज़ करते हैं, क्या कोई बता पाएगा? लिम्बडेक्सेशन वर्ड जो है क्यों यूज़ किया जाता है? अगला देखिए, पत्तियों के रंध्रों से जल वाष्प के रूप में जल अणुओं का वाष्पीकरण क्या कहलाता है? ठीक है, तो इवेपोरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द स्टोमेटा ऑफ लीव्स, है ना। पत्तियों में जो हमारा स्टोमेटा यानी कि रंध्र होते हैं, तो उससे जो पानी का इवेपोरेशन होता है उसको वाष्पोत्सर्जन यानी कि ट्रांसपिरेशन बोला जाता है। ठीक, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसमें। निम्नलिखित में से किसने मज्म उल बहरीन नामक पुस्तक का लेखन किया है? ठीक है, तो मध्यकालीन जो मुगल डायनेस्टी से संबंधित ये दारा शिकोह जो है, इसका ये लेखन है मज्म उल बहरीन, है ना। ऑप्शन बी जो है ये औरंगजेब का भाई था, ये आपको पता ही होगा। चलिए अगला देखेंगे, भारतीय संविधान केंद्र सरकार को कितने प्रकार की निधियां प्रदान करता है? ठीक है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप देखेंगे तो भारत सरकार को 3 प्रकार के जो है फंड्स का प्रावधान ये कॉन्स्टिट्यूशन करता है। तो नन ऑफ द एबव का ऑप्शन हम चुनेंगे, ठीक है, क्योंकि 3 यहाँ पे दिए हुए ऑप्शंस में था नहीं। अब 3 प्रकार के देखिए फंड होते कौन कौन से, आपको बता देते हैं एक बार। सबसे पहला होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है, जो कि मेंशन है हमारे अनुच्छेद 266 में, ठीक, 266 में। फिर है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ठीक है, जिसका कि मेंशन आपको मिलेगा 267 आर्टिकल में। और तीसरा है हमारे पास पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, ठीक है, जिसका कि मेंशन भी है 266 आर्टिकल में। ठीक, तो ये 3 प्रकार के जो फंड हैं ये भारत सरकार को मतलब संविधान के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, भारतीय सेना के इतिहास में फील्ड मार्शल का सर्वोच्च पद धारण करने का श्रेय निम्न में से किसे है? ठीक है, तो इंडियन आर्मी की में अगर हम देखेंगे तो अभी तक सिर्फ एक ही व्यक्ति हैं, KM करियप्पा, है ना। ये ऐसे ऑफिसर रहे हैं जिनको कि फील्ड मार्शल की जो हाईएस्ट रैंक है आर्मी में, ये इनको प्रदान किया गया है। फील्ड मार्शल बेसिकली होता क्या है कि एक ये 5 स्टार रैंक होती है, ठीक है, मतलब सबसे हाईएस्ट रैंक जो अचीव की जा सकती है इंडियन आर्मी में वो है। तो 5 स्टार रैंक ऑफिस बियरर सिर्फ KM करियप्पा रहे हैं। अगला है कि ये मराठा प्रशासन से संबंधित शिवाजी के शासनकाल में निम्न में से कौन सा कर यानी कि टैक्स वसूल किया जाता था? ठीक है, तो यहाँ पे 2 प्रकार के कर होते थे, एक था सरदेश मुखी और एक था चौथ, ठीक है, तो ये 2 कर जो है ये वसूले जाते थे। ऑप्शन इसमें से बी जो है हम इसको चुनेंगे। अगला देखिए, चांदी का रासायनिक प्रतीक निम्न में से कौन सा है? ठीक है, तो जो सिल्वर के बारे में आप पढ़ते हैं तो पीरियोडिक टेबल जो केमिस्ट्री में होती है वहाँ पे देखेंगे तो एक सेकेंड, हाँ, सिल्वर का जो हमारा केमिकल सिंबल है वो होता है Ag, है ना। और इसका अगर हम ये नंबर देखें पीरियोडिक टेबल में तो ये होता है 47, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, RBI अधिनियम 1934 की किस अनुसूची के अंतर्गत शामिल बैंकों को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक कहा जाता है? तो जैसे आप पब्लिक सेक्टर बैंक्स के बारे में आप पढ़ते नहीं हैं, जो इतने भी हमारे शेड्यूल्ड बैंक्स हैं भारत में, जैसे SBI, PNB ये सब हो गए, तो इनको शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स बोला जाता है। तो ये किस वजह से बोलते हैं? क्योंकि ऐसे बैंक जो RBI एक्ट 1934 के शेड्यूल 2 है ना, उसके अंतर्गत जो बैंक्स कवर होते हैं उसको बोला जाता है ये अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का वार्षिक विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य किया गया है? ठीक है, तो ये बात हो रही है किसकी? बजट की। जो एनुअल बजट आता है वो अनुच्छेद 112 के अंतर्गत आता है, उसको क्या बोलते हैं? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक, तो उसमें क्या होता है कि जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है तो उसमें कितनी हमारी अनुमानित प्राप्तियां होने वाली हैं और कितना हम व्यय करने वाले हैं, इन्हीं का विवरण होता है बजट। ठीक है, तो इसको दोनों संसद के जो सदन है उनके समक्ष प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य किया गया है अनुच्छेद 112 के अंतर्गत, जो कि भाग 5 में मेंशन है। ठीक, चलिए अगला देखेंगे कि शब्द UNCITRAL इसका पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, तो ये हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ। ठीक, ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। बंगाल के गवर्नर जनरल को निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया? ठीक है, तो ब्रिटिशर्स का जब हमारा ये रूल चल रहा था भारत में तो क्या था कि पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट बनाई गई। ठीक, उसके बाद उसी व्यक्ति को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया, किस एक्ट से? चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा। ठीक,
ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल जो बंगाल का था उसको नाम दे दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और उसमें जितनी भी सिविल और मिलिट्री पावर्स थी ये सब उसी पोस्ट में दे दी गई। और ऐसा ऑफिस जो सबसे पहले बना गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का, तो इसके पहला होल्डर रहा लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, ये भी ध्यान दीजिएगा। निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में स्थित है? ठीक है, साउथ अमेरिका में देखेंगे तो ये है एंडीज, है ना, ऑप्शन सी। अंग्रेजों ने बंगभंग यानी कि पार्टीशन ऑफ बंगाल को किस वर्ष में निरस्त कर दिया था? ठीक है, तो बंगाल का जो विभाजन किया गया पूर्वी और पश्चिमी बंगाल के रूप में 1905 में लॉर्ड कर्जन के टाइम पीरियड पे। ठीक है, तो इसको जो है कैंसिल किया गया था वर्ष 1911 में। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। अगला देखिए कि निम्न वर्ष में किस वर्ष में कुटुंब न्यायालय यानी कि फैमिली कोर्ट एक्ट जो है इसको लागू किया गया भारत में? ठीक है, तो फैमिली कोर्ट एक्ट आया था हमारा 1984 में, ऑप्शन सी। प्राचीन भारत में व्यापारी काफिलों के नेता को क्या कहा जाता था? ठीक है, तो जो हमारे मर्चेंट्स का एक कॉन्वे होता था, है ना, काफिला, जिसमें कई सारे व्यापारी एक साथ इकट्ठे चल रहे हैं, तो उसके नेता को यहाँ पे बोला जाता था सार्थवाह। ठीक है, ये ऐसे टर्म्स पूछे जाते हैं तो इन टर्म्स को अच्छे से याद कर लीजिएगा प्लीज। अगला देखिए, सर विलियम जोन्स द्वारा 1784 में किसकी स्थापना की गई थी? ठीक है, तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो है इसकी स्थापना की गई थी सर विलियम जोन्स के द्वारा 1784 में, ऑप्शन ए। अगला देखिए, निम्न में से कौन सी एक ऐसी बीमारी है जो बुखार, खांसी, सीने में दर्द और वजन घटने जैसे लक्षणों के साथ प्रायः फेफड़ों में विकसित होती है? ठीक है, तो ये जो सारे के सारे सिम्टम्स लिखे हैं ये हमारे क्षय रोग यानी कि ट्यूबरकुलोसिस के लक्षण है। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस किससे होता है ये भी पूछा जाता है, तो ये बैक्टीरियल डिजीज है ना, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखिए, ओजोन के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे ओजोन एक घातक विष होता है। ठीक है, तो ये कथन हमारा जो है सही होगा क्योंकि ये पॉइजन का काम करता है। ठीक है, अगर हमें डायरेक्ट इसके कांटेक्ट में आते हैं। दूसरा है ओजोन का कवच सूर्य से आने वाले पराबैंगनी यानी कि जो अल्ट्रावायलेट विकिरण होता है इससे पृथ्वी की सतह की रक्षा करता है। तो जो हमारा ओजोन लेयर है ये स्ट्रेटोस्फीयर में है ना, इसके बारे में बात हो रही है, तो ये यूवी रेस को पृथ्वी पर आने से बचाता है, ये कथन ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC जो है वायुमंडलीय ओजोन में कमी हेतु उत्तरदायी है। ठीक है, तो जो हमारा CFCs वगैरह काफ़ी ज़्यादा उत्सर्जन पृथ्वी पे कर दिया गया, तो ओजोन लेयर का डिप्लेशन जो हो रहा है वो वायुमंडल में ओजोन की कमी इसी वजह से उत्तरदायी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कथन भी हमारा ठीक हो जाएगा। फिर है कि ओजोन ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं द्वारा बना एक अणु है, तो ये गलत है। ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? O3 होता है, जो कि ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल से बना है ना, 2 परमाणुओं से नहीं बना है। ठीक, तो ये गलत हो जाएगा, हम डी ऑप्शन को चुन लेंगे यहाँ से। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी देश की राज वित्त नीति यानी कि फिस्कल पॉलिसी का भाग नहीं होता है? ठीक है, तो देखिए 2 प्रकार की नीतियां होती हैं, एक फिस्कल पॉलिसी, दूसरा मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, फिस्कल पॉलिसी जो है किसके हाथ में होती है? गवर्नमेंट के हाथ में। ठीक है, गवर्नमेंट इसका जो है कह लीजिए संचालन करती है। मॉनेटरी पॉलिसी जो है ये सेंट्रल बैंक जो होता है, जैसे भारत में RBI है, तो इनके अंतर्गत एक जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसके रिकमेंडेशन पे संचालित होता है। ठीक, तो अब फिस्कल पॉलिसी का भाग अगर हम देखेंगे तो मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, ठीक है, किसी अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति का जो काम है, क्योंकि पैसा कौन छापता है? RBI। ठीक, तो उसका जो कितने प्रपोर्शन में मनी सप्लाई हमारी इकोनॉमी में ज़रूरी है, ये काम मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के रिकमेंडेशन पे RBI के द्वारा किया जाता है। तो ये फिस्कल पॉलिसी का नहीं, मॉनेटरी पॉलिसी का भाग है। ठीक है, फिस्कल पॉलिसी के भाग हमारे टैक्स पॉलिसी, फिर डेट एंड सरप्लस मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट एंड डिसइन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज, ये सब हमारे मॉनेटरी पॉलिसी के भाग हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन को चुनेंगे हम। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 41% से अधिक घरों में सर्वाधिक प्रचलित पेयजल स्रोत निम्न में से कौन सा पाया गया? तो सेंसस अभी 2011 का हम फॉलो करेंगे क्योंकि नया हुआ नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे तो मोर देन 41% से अधिक घरों में जो हमारा ड्रिंकिंग वाटर का सोर्स है वो हैंडपंप या फिर ट्यूबवेल था। ठीक है, कुआं, नल, नदी नहीं है, हैंडपंप या फिर ट्यूबवेल। तो बी ऑप्शन करेक्ट था। और इसी प्रश्न के साथ ये वीडियो भी समाप्त करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। नमस्कार, जय हिंद।